हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज की इस टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था। तो आपको बता दें, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1772 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक। यहाँ पे ये जो 73 नहीं है, 72 है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक का काल क्या था। वारेन हेस्टिंग्स का काल था बंगाल के गवर्नर के रूप में। अब देखिए, यहाँ से समझने वाली बात यह है कि वारेन हेस्टिंग्स जब 1772 में बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे, सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे सबसे पहले। तो ये 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर रहे थे। और उनके इन्हीं के काल में फिर क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और उसके तहत क्या कर दिया गया कि जो गवर्नर का पद था, उस गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बंगाल के क्या थे, अंतिम गवर्नर थे और इन्हीं के काल में ये गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ और इनको ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये क्या हुए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इन्होंने गवर्नर के रूप में 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक का शासन किया। फिर उसके बाद में गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के प्रथम। तो 1774 से 1785 ईस्वी तक इन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। इनके कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका सही आंसर है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि किस गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। मैंने आपको बताया था कि 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में इसको लागू करने वाला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध में विजयी प्राप्त की और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया, ठीक है, 1765 ईस्वी में। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1765 ईस्वी के बाद ये द्वैध शासन चलता रहा और ये लगभग कब तक चला, 1772 ईस्वी तक चला। और 1772 ईस्वी में जाकर वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो याद रखना कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इसके जनक थे लियोनिल कार्टिस और इसको लागू किया था बंगाल में किसने, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और उसको समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये सारे पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं। आप चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, विशेषकर हिस्ट्री से संबंधित जितने भी आप सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, तो ये बहुत कंप्लीटली मैटर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है। यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक सेवा के जनक कौन थे या जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इनके देखिए, इन्होंने क्या किया कि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में सर्वप्रथम एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की क्या की थी, स्थापना की थी। ये बात याद रखना है यहाँ पे। दूसरी बात, इन्होंने एक हिंदू कोड और एक मुस्लिम कोड, यहाँ पे कोड है, ये क्या है, कोड है। इन्होंने एक हिंदू कोड और एक मुस्लिम कोड का भी निर्माण करवाया था। ये पॉइंट इनके याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, की स्थापना की गई थी। तो याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1774 ईस्वी में, इसकी सन याद रखना कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी पहली बार, ठीक है। अब देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह इम्पे। और इसके अलावा इस सुप्रीम कोर्ट में यानी इस उच्चतम न्यायालय में अन्य न्यायाधीश भी थे जिनके नाम थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट, ठीक है। कुल मिला के कह सकते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने सदस्य थे, 4, और जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो मैंने अभी बता दिया आपको, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो याद रखना कि 1773, 74 और 75 तक जितने भी काम हुए हैं वो सब इसी एक्ट के माध्यम से हुए हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कोलकाता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के काल में विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा सकते हो, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के काल में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने क्या की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है ये तीनों चार पॉइंट याद रखने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 में की। किस गवर्नर के काल में की थी? वारेन हेस्टिंग्स के काल में की थी। अब देखिए इसका कार्य क्या था कि इसका कार्य भारतीय भाषाओं में रचित ऐतिहासिक पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना था। इसके द्वारा अनुवादित पहली पुस्तक भागवत गीता थी, जिसे चार्ल्स विल्किंसन ने अनुदित किया था। इसके द्वारा अनुवादित दूसरी पुस्तक हितोपदेश थी। ठीक है, तो याद रखना कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, भारतीय पुस्तकों का क्या करता था? इसका काम था कि जो भारत की महान पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में क्या करना था? ट्रांसलेशन करना था, उनको अंग्रेजी भाषा में उनको अनुवादित करना था। तो इस सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो पहली पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था वो थी भागवत गीता, जिसको चार्ल्स विल्किंसन ने अंग्रेजी भाषा में अनुदित किया था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेना, इसके सारे पॉइंट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1781 ईस्वी में कोलकाता मदरसा यानी कोलकाता में मदरसा की एक स्थापना की गई थी, जिसको कोलकाता मदरसा कहते हैं, और किसने की थी वो? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि नंद कुमार अभियोग जो 1775 ईस्वी का है, ये अभियोग, इसकी सनी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नंद कुमार अभियोग का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो याद रखना इसका वारेन हेस्टिंग्स से है। अभी अभियोग क्या था, ये नंद कुमार की कहानी क्या है उसको समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए नंद कुमार क्या थे? मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। इसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा मुंडी बेगम से अल्पवयस्क नवाब मुबारक उद्दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने क्या मांगे? 3.50 यानी 3.5 लाख रुपए की घूस ली थी। ठीक है, किसने आरोप लगाया था? ये वारेन हेस्टिंग्स पर नंद कुमार ने लगाया था। और नंद कुमार कौन थे? मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व यानी पहले दीवान थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और केस क्या, आरोप क्या था कि मुन्नी बेगम से और उनके जो बेटा था मुबारक उद्दौला, इनका संरक्षक बनना था। किसको? मुन्नी बेगम को। और इसकी परमिशन किससे ली थी उसने? वारेन हेस्टिंग्स से ली थी। और इसी बात के वारेन हेस्टिंग्स ने से कितने रुपए घूस ली? 3.5 लाख रुपए की घूस ली। ऐसा आरोप किसने लगाया? नंद कुमार ने लगाया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसी समय जो मोहन प्रसाद नाम का एक व्यापारी था कोलकाता का, उसने क्या किया? नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर किया था। तो इसी चीज का फायदा वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया और उसने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे, इनकी मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को क्या कर दिया? फांसी पर लटका दिया। इतिहासकार बेवरीज ने इस मुकदमे को क्या कहा? न्याय की हत्या कहा, न्यायिक हत्या की संज्ञा दी थी। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किस संधि के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित की थी? ठीक है, अंग्रेजी सर्वोच्चता है यहाँ पे, अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो याद रखना फैजाबाद की संधि के द्वारा की थी 1775 ईस्वी में। और उस समय बनारस के राजा थे चेत सिंह, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद एवं कड़ा की जागीर छीनकर अवध के नवाब को बेच दी थी? तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। अब इसकी भी कहानी सुन लीजिए। देखिए जो इलाहाबाद और कड़ा की सूबेदारी थी, ये पहले से क्या थी? इलाहाबाद के जो नवाब हैं, अवध की जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उन्हीं के पास थी। लेकिन क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी 1765 ईस्वी में। और इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, उनको शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा की जो जागीर थी वो इस संधि, इलाहाबाद संधि के द्वारा माध्यम से शाह आलम द्वितीय को प्रदान करवा दी गई थी। और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या दी थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कह सकते हैं उनकी दीवानी दे दी थी स्थायी रूप से अंग्रेजों को। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको हम रिंग फेंस की नीति कहते हैं, घेरे की नीति कहते हैं,
का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स से और लॉर्ड वेलेजली दोनों से है। सुरक्षा नीति का घेरे की नीति यानी रिंग फेंस नीति का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों कि मान चलो ये अपना राज्य है और इस राज्य के चारों ओर क्या है, ये और राज्य बसे हुए हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई इन राज्यों की अगर हम सुरक्षा करेंगे चारों तरफ से तो इसको घेरे की नीति बोलते हैं। इन राज्यों की सुरक्षा करेंगे तो अपने राज्य की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। जब इन्हीं पे कोई भारी आक्रमण करेगा तो इन्हीं राज्यों पे करेगा और ये सुरक्षित रहेंगे तो अपना राज्य तो ऑटोमेटिक सुरक्षित है। इस नीति को अपनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने और लॉर्ड वेलेजली ने। ये उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वह एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर एडमंड बर्क ने इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा दायर किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिन पर इंग्लैंड में क्या हुआ था, मुकदमा दायर हुआ था और वो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। और इन पर ये मुकदमा दायर किसने किया था? एडमंड बर्क ने किया था। और ये केस क्या था, 7 वर्षों तक चला था, लेकिन अंत में हेस्टिंग्स को क्या कर दिया गया, दोषमुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसने वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है सर एडमंड बर्क ने किया है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये थे आज की इस टॉपिक के हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।